अध्याय 3 जानवरों पर नियंत्रण। टार्ज़न ने धीरे धीरे उस नोट को खोला जो नाविक ने उसके हाथ में थमा दिया था और उसे पढ़ा। पहले तो इसने उसके दुख से सुन्न हो चुके होश पर कोई खास असर नहीं डाला, लेकिन आखिरकार बदला लेने की घिनौनी साजिश का पूरा मतलब उसकी कल्पना के सामने खुल गया। इससे तुम्हें पता चल जाएगा, नोट में लिखा था कि तुम्हारी संतानों और तुम्हारे प्रति मेरे इरादे क्या हैं। तुम एक बंदर के रूप में पैदा हुए थे। तुम जंगल में नंगे रहते थे। हमने तुम्हें तुम्हारे ही घर लौटा दिया है, लेकिन तुम्हारा बेटा अपने पिता से एक कदम आगे निकल जाएगा। यह विकास का अपरिवर्तनीय नियम है। पिता एक जानवर था, लेकिन बेटा एक इंसान होगा। वह प्रगति के पैमाने पर अगला आरोही कदम उठाएगा। वह जंगल का कोई नंगा जानवर नहीं होगा, बल्कि एक लंगोटी और तांबे की पायल पहनेगा, और शायद उसकी नाक में एक अंगूठी होगी, क्योंकि उसका पालन पोषण पुरुषों द्वारा किया जाएगा, जंगली नरभक्षियों की एक जमात द्वारा। मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन इससे तुम्हें मेरे हाथों मिली सजा की पूरी सीमा कम हो जाती। मृत होने पर आप अपने बेटे की दुर्दशा को जानकर कष्ट नहीं उठा सकते थे, लेकिन जीवित रहते हुए और ऐसे स्थान पर जहां से आप अपने बच्चे की तलाश या सहायता के लिए भाग नहीं सकते, आपको अपने जीवन के सभी वर्षों में अपने बेटे के अस्तित्व की भयावहता के चिंतन में मृत्यु से भी बदतर पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो यह आपके लिए सजा का एक हिस्सा है, क्योंकि आपने एनआर के खिलाफ खुद को खड़ा करने की हिम्मत की है। पीएस आपकी सजा का शेष हिस्सा इस बात से संबंधित है कि आपकी पत्नी को क्या भुगतना होगा, यह मैं आपकी कल्पना पर छोड़ता हूँ। जैसे ही उसने पढ़ना समाप्त किया, उसके पीछे से आए एक हल्की सी आवाज ने उसे चौंकाते हुए वर्तमान वास्तविकताओं की दुनिया में वापस ला दिया। तुरंत ही उसकी इंद्रियां जाग उठीं और वह पुनः वानरों का टार्ज़न बन गया। जैसे ही वह घूमा, उसने देखा कि एक जानवर, जो आत्मरक्षा की भावना से ओतप्रोत था, एक विशालकाय बंदर का सामना कर रहा था जो पहले से ही उस पर आक्रमण कर रहा था। टार्ज़न को अपने बचाए गए साथी के साथ जंगली जंगल से बाहर आए हुए 2 साल हो चुके थे और उसकी ताकत में थोड़ी कमी आई थी, जिसने उसे जंगल का अजेय राजा बना दिया था। उजिरी में उसकी बड़ी बड़ी जागीरों ने उसका बहुत समय और ध्यान लिया था, और वहां उसे अपनी लगभग अलौकिक शक्तियों के व्यावहारिक उपयोग और धारण के लिए पर्याप्त क्षेत्र मिला था। लेकिन अब उसके सामने आने वाले झबरा बैल गर्दन वाले जानवर के साथ नग्न और निहत्थे युद्ध करना एक ऐसी परीक्षा थी जिसका वानर मानव अपने जंगली अस्तित्व के किसी भी दौर में शायद ही स्वागत करता। लेकिन क्रोध से उन्मत्त प्राणी का सामना प्रकृति द्वारा उसे प्रदान किए गए हथियारों से करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब टार्ज़न को बैल के कंधे के ऊपर से आदिमानव के इन शक्तिशाली पूर्वजों में से शायद 1 दर्जन से अधिक के सिर और कंधे दिखाई दे रहे थे। हालांकि वह जानता था कि उनके द्वारा उस पर हमला किए जाने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि दुश्मन के खिलाफ केंद्रित कार्रवाई के मूल्य को तौलना या सराहना करना मानव की तर्क शक्ति के दायरे में नहीं है, अन्यथा वे बहुत पहले ही अपने निवास स्थान के प्रमुख प्राणी बन गए होते। उनके शक्तिशाली कौंटों और बर्बर विषदंतों में विनाश की बहुत जबरदस्त शक्ति निहित होती है। एक धीमी गुर्राहट के साथ अब जानवर ने टार्ज़न पर हमला किया, लेकिन कपि मानव ने सभ्य मनुष्य के निवास स्थानों में अन्य चीजों के अलावा वैज्ञानिक युद्ध के कुछ ऐसे तरीके खोज निकाले थे जो जंगल के लोगों के लिए अज्ञात थे। जबकि कुछ वर्षों पहले वो उस क्रूर आक्रमण का सामना क्रूर बल से करता, अब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के तेज आक्रमण को चकमा दे दिया, और जैसे ही वह क्रूर आक्रमण उसके पास से तेजी से गुजरा, उसने अपने दाहिने हाथ से शक्तिशाली वार वानर के पेट में कर दिया। क्रोध और पीड़ा से भरी हुई चीख के साथ वह विशाल मानव दुबका और जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि लगभग तुरंत ही वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा। तथापि इससे पहले कि वह उन्हें पुनः प्राप्त कर पाता, उसका श्वेत चमड़ी वाला शत्रु घूमकर उस पर टूट पड़ा, और इस कार्य में अंग्रेज शासक के कंधों से सभ्यता का उसका सती आवरण भी उतर गया। एक बार फिर वह जंगली जानवर था जो अपने ही लोगों के साथ खूनी संघर्ष में मजे ले रहा था। एक बार फिर वह टार्ज़न था, जो मादा बंदर काला का बेटा था। जैसे ही वह धड़कते हुए गले की हड्डी की तलाश में था, उसके मजबूत सफेद दांत उसके शत्रु के बालों वाले गले में धंस गए।
शक्तिशाली उंगलियां उसके अपने शरीर से निकले शक्तिशाली नुकीले दांतों को पकड़ती थीं या अपने विरोधी के गुर्राते झागदार चेहरे पर भाप हथौड़े की शक्ति से प्रहार करती थीं। उनके इर्द गिर्द एक घेरा बनाकर वानरों की जमात के बाकी लोग खड़े होकर संघर्ष को देख रहे थे और उसका आनंद ले रहे थे। जब एक प्रतियोगी से सफ़ेद खाल या बालों वाली खून से सनी त्वचा के टुकड़े नोचे जा रहे थे तो वे स्वीकृति की धीमी आवाज में बड़बड़ा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शक्तिशाली सफ़ेद वानरों ने उनके राजा की पीठ पर छटपटाहट की और अपने प्रतिद्वंद्वी की बगलों के नीचे तनी हुई इस्पात की मांसपेशियों के साथ अपनी खुली हथेलियों से उसके मोटे बैल की गर्दन की पीठ पर जोर से दबाव डाला, तो वे आश्चर्य और उम्मीद में चुप हो गए, ताकि राजा वानरों को पीड़ा में चीखने और जंगल की घास की मोटी चटाई पर असहाय रूप से इधर उधर भागने के लिए मजबूर होना पड़े। जैसे टार्ज़न ने कई साल पहले उस समय विशाल टेरकोस को हराया था जब वह अपनी तरह और रंग के इंसानों की तलाश में निकला था, वैसे ही अब उसने इस दूसरे बड़े बंदर को उसी कुश्ती की पकड़ से हराया जिस पर वो उस दूसरे युद्ध के दौरान गलती से गिर गया था। भयंकर मानवों के छोटे से समूह ने अपने राजा की गर्दन की चरमराहट को उसकी पीड़ा भरी चीखों और भयानक दहाड़ के साथ मिलाते हुए सुना। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे तेज हवा के झोंके से किसी मजबूत अंत के टूटने की आवाज आई हो। गोली का सिर उसकी ढीली गर्दन पर आगे की ओर मुड़ गया और उसकी बड़ी बालों वाली छाती से जा टकराया। दहाड़ और चीखना बंद हो गया। दर्शकों की छोटी छोटी सुअर जैसी आंखें अपने नेता की स्थिर आकृति से उस सफेद बंदर की ओर घूम रही थीं जो पराजित के पास अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, फिर वापस अपने राजा की ओर, मानो इस बात पर आश्चर्य कर रहे हों कि वह क्यों नहीं उठा और इस दुस्साहसी अजनबी को मार नहीं डाला। उन्होंने देखा कि नवागंतुक ने अपने पैरों के पास खड़े शांत व्यक्ति की गर्दन पर पैर रखा और अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर शिकार करने वाले बैल वानर की जंगली अजीबोगरीब चुनौती का सामना किया। तब उन्हें पता चला कि उनका राजा मर चुका है। जंगल में विजय घोष के भयंकर स्वर गूंज रहे थे। पेड़ों की चोटियों पर बैठे छोटे छोटे बंदरों ने अपनी बकबक बंद कर दी थी। कर्कश आवाज वाले चमकीले पंखों वाले पक्षी शांत थे। दूर से एक तेंदुए की चीख और एक शेर की गहरी दहाड़ सुनाई दे रही थी। ये बूढ़ा टार्ज़न था जिसने अपने सामने बंदरों के छोटे से झुंड पर सवालिया निगाहें घुमाईं। ये बूढ़ा टार्ज़न था जिसने अपना सिर हिलाया जैसे कि अपने चेहरे के सामने गिरे हुए घने बालों को पीछे की ओर फेंक रहा हो। यह उसकी पुरानी आदत थी, जब उसके घने काले बाल उसके कंधों तक गिरे हुए थे और अक्सर उसकी आंखों के सामने गिरते थे, जब उसका जीवन या मृत्यु का मतलब उसकी दृष्टि को बिना किसी बाधा के देखना होता था। वानर मानव जानता था कि वह उस जीवित बचे हुए बैल वानर की ओर से तत्काल हमले की उम्मीद कर सकता है जो खुद को जनजाति के राजा के रूप में लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समझता है। अपने स्वयं के वानरों के बीच वह जानता था कि किसी अजनबी का समुदाय में प्रवेश करना और राजा को भगाने के बाद खुद ही जनजाति का नेतृत्व संभाल लेना, साथ ही गिरे हुए राजा के साथियों के साथ मिलकर, असामान्य नहीं था। दूसरी ओर, यदि वह उनका अनुसरण करने का कोई प्रयास नहीं करता, तो वे धीरे धीरे उससे दूर चले जाते और बाद में वर्चस्व के लिए आपस में लड़ने लगते। उसे पूरा भरोसा था कि यदि वह चाहे तो उनका राजा बन सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह उस पद के कभी कभी कष्टप्रद कर्तव्यों को संभालने की परवाह करेगा, क्योंकि उसे ऐसा करने से कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा था। युवा वानरों में से एक, जो बहुत बड़ा, शानदार मांसपेशियों वाला जानवर था, वानरों के करीब आ रहा था। उसके खुले हुए लड़ाकू नुकीले दांतों से एक धीमी, उदास दहाड़ निकल रही थी। टार्ज़न उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, एक मूर्ति की तरह अडिग खड़ा था। एक कदम पीछे हटना तत्काल आक्रमण को बढ़ावा देता, दूसरे से मिलने के लिए आगे बढ़ना भी शायद यही नतीजा देता, या फिर ये युद्धप्रिय को भागने पर मजबूर कर सकता था। ये सब युवा बैल के साहस पर निर्भर करता था। एकदम स्थिर खड़े रहना, प्रतीक्षा करना, बीच का रास्ता था। इस घटना में सांड प्रथा के अनुसार उसके ध्यान की वस्तु के बहुत करीब पहुंच जाता, भयंकर रूप से गुर्राता और लार टपकाते हुए दांत दिखाता। धीरे धीरे वह दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाता, मानो उसके कंधे पर एक चिप लगी हो, और उसने ऐसा किया जैसा कि टार्ज़न ने पहले ही देख लिया था।
यह एक धोखा देने वाला शाही नाटक हो सकता है, या दूसरी ओर एक बंदर का दिमाग इतना अस्थिर होता है कि एक क्षणिक आवेग बिना किसी चेतावनी के उस आदमी पर बालों का एक ढेर फेंक सकता है, जो फाड़कर और चीरकर उस आदमी पर गिर सकता है। जैसे ही वह जानवर उसके चारों ओर चक्कर लगाता, टार्ज़न धीरे धीरे मुड़ता, अपनी नज़रें हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों पर रखता। उसने उस युवा बैल का मूल्यांकन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया था जो अपने पूर्व राजा को उखाड़ फेंकने के कार्य के लिए कभी भी खुद को सक्षम महसूस नहीं करता था, लेकिन एक दिन वह ऐसा करेगा। टार्ज़न ने देखा कि वह जानवर आश्चर्यजनक अनुपात का था, जो अपने छोटे झुके हुए पैरों पर 7 फीट से अधिक ऊंचा खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी बालों वाली भुजाएं सीधे खड़े होने पर भी जमीन तक पहुंचती थीं, और उसके लड़ाकू नुकीले दांत, जो अब टार्ज़न के चेहरे के काफी करीब थे, असाधारण रूप से लंबे और तीखे थे। अपने कबीले के अन्य लोगों की तरह वह टार्ज़न के बचपन के वानरों से कई छोटी छोटी बातों में अलग था। पहले तो कपी मानव को इन मानवरूपी प्राणियों के झबरा शरीरों को देखकर आशा की एक किरण दिखाई दी थी, एक आशा की भाग्य के किसी विचित्र संयोग से वह पुनः अपने कबीले में वापस लौट आया होगा, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसे विश्वास हो गया कि ये कोई दूसरी प्रजाति के प्राणी हैं। जब धमकी देने वाला सांड कठोर और झटकेदार तरीके से बंदर आदमी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, ठीक उसी तरह जैसे आपने कुत्तों के बीच देखा होगा जब कोई अनजान कुत्ता उनके बीच आ जाता है, तब टार्ज़न के मन में यह विचार आया कि क्या उसकी अपनी जनजाति की भाषा इस दूसरे परिवार की भाषा के समान है, और इसलिए उसने उस जानवर को केरचाक जनजाति की भाषा में संबोधित किया। तुम कौन हो? उसने पूछा, जो वानरों के टार्ज़न को धमकी दे रहे हो। बालों वाला वह जानवर आश्चर्य से देखने लगा। मैं अकुत हूँ, दूसरे ने उसी सरल आदिम भाषा में उत्तर दिया जो बोली जाने वाली भाषाओं के पैमाने पर इतनी निम्न है कि, जैसा कि टार्ज़न ने अनुमान लगाया था, यह उस जनजाति के समान थी जिसमें उसके जीवन के पहले 20 साल बिताए गए थे। मैं अकुत हूँ, बंदर ने कहा। मोलक मर चुका है। मैं राजा हूँ। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने देखा कि मैंने मोलाक को कितनी आसानी से मार डाला, टार्ज़न ने जवाब दिया। इसलिए अगर मैं राजा बनना चाहता तो तुम्हें मार सकता था, लेकिन वानरों का टार्ज़न अकुत जनजाति का राजा नहीं होगा। वो बस इस देश में शांति से रहना चाहता है। चलो दोस्त बनो। वानरों का टार्ज़न तुम्हारी मदद कर सकता है, और तुम वानरों के टार्ज़न की मदद कर सकते हो। तुम अकूत को नहीं मार सकते, दूसरे ने उत्तर दिया। अकूत से बड़ा कोई नहीं है। अगर तुमने मोलाक को नहीं मारा होता, तो अकूत ने ऐसा कर दिया होता, क्योंकि अकूत राजा बनने के लिए तैयार था। जवाब में कपी मानव ने स्वयं को उस विशालकाय पशु पर फेंका, जिसने बातचीत के दौरान अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी थी। पलक झपकते ही उस आदमी ने उस बड़े वानर की कलाई पकड़ ली, और इससे पहले कि दूसरा उससे हाथापाई कर पाता, उसने उसे घुमाकर उसकी चौड़ी पीठ पर छलांग लगा दी। वे दोनों एक साथ नीचे उतरे, लेकिन टार्ज़न की योजना इतनी अच्छी तरह से काम कर चुकी थी कि इससे पहले कि वे जमीन पर गिरते, उसने अकुत पर वैसी ही पकड़ बना ली थी, जैसी मोलाक की गर्दन तोड़ दी थी। धीरे धीरे उसने दबाव डालना शुरू किया, और फिर जैसे कि पिछले दिनों में उसने केरचाक को आत्मसमर्पण करने और जीवित रहने का मौका दिया था, वैसे ही अब उसने अकुत को, जिसमें वह महान शक्ति और संसाधन वाला एक संभावित सहयोगी देख रहा था, उसके साथ मित्रता से रहने या मरने का विकल्प दिया, जैसा कि उसने अपने बर्बर और अब तक अजेय राजा को मरते देखा था। का गोडा? टार्ज़न ने अपने नीचे बैठे बंदर से फुसफुसाकर पूछा। ये वही प्रश्न था जो उसने केरचाक से फुसफुसाकर पूछा था, और वानरों की भाषा में इसका मोटे तौर पर अर्थ होता है, क्या तुम आत्मसमर्पण करते हो? अकुत को वह चरमराहट याद आई जो उसने मोलक की मोटी गर्दन टूटने से ठीक पहले सुनी थी, और वह कांप उठा। हालांकि वह राजपद छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फिर से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी पर अचानक दबाव पड़ने से उसके होठों से पीड़ादायक का गोडा निकला। टार्ज़न ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। तुम अभी भी राजा हो सकते हो, अकुत, उसने कहा। टार्ज़न ने तुमसे कहा था कि वह राजा नहीं बनना चाहता।
अगर कोई तुम्हारे अधिकार पर सवाल उठाएगा तो वानरों का टार्ज़न तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारी मदद करेगा। बंदर आदमी उठ खड़ा हुआ और अकुत धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अपनी गोली जैसी नोक को हिलाते हुए और गुस्से से गुर्राते हुए वह अपने कबीले की ओर धीरे धीरे बढ़ा। पहले एक और फिर दूसरे बड़े बैल को देखा जो उसके नेतृत्व को चुनौती दे सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय जैसे ही वह निकट आया वे पीछे हट गए और शीघ्र ही पूरा झुंड जंगल में चला गया और टार्ज़न एक बार फिर समुद्र तट पर अकेला रह गया। मोलाक द्वारा दिए गए घावों से वानर मानव बहुत दुखी था, लेकिन वह शारीरिक पीड़ा सहने का आदी था और उसने उन जंगली जानवरों की तरह शांति और धैर्य के साथ इसे सहन किया जिन्होंने उसे जंगल में जन्म लेने वाले सभी लोगों की तरह जीवन जीना सिखाया था। उसने महसूस किया कि उसकी पहली जरूरत आक्रमण और रक्षा के हथियारों की थी, क्योंकि वानरों के साथ उसका सामना हुआ था और दूर से आती नुमा सिंह और शीता चीते की क्रूर आवाजों की ध्वनियां उसे चेतावनी दे रही थीं कि उसका जीवन आलसी, आरामदेह और सुरक्षित नहीं है। ये लगातार खून खराबे और खतरे के पुराने अस्तित्व की वापसी थी, शिकार और शिकार किए जाने की। भयानक जानवर उसका पीछा करेंगे जैसे वे अतीत में उसका पीछा करते थे, और कभी भी ऐसा क्षण नहीं होगा, चाहे वह जंगली दिन हो या क्रूर रात, जब उसे ऐसे कच्चे हथियारों की तत्काल आवश्यकता न हो जिन्हें वह अपने पास मौजूद सामग्रियों से बना सकता था। किनारे पर उसे भंगुर आग्नेय चट्टान का एक उभरा हुआ टुकड़ा मिला। बहुत मेहनत करके वह 12 इंच लंबा और 1/4 इंच मोटा एक पतला टुकड़ा काटने में कामयाब रहा। एक किनारा नोक के पास कुछ इंच तक काफी पतला था। यह एक चाकू का कच्चा टुकड़ा था। इसे लेकर वह जंगल में चला गया और तब तक खोजता रहा जब तक उसे एक निश्चित प्रजाति का एक गिरा हुआ पेड़ नहीं मिल गया जिससे वह परिचित था। इसमें से उसने एक छोटी सी सीधी शाखा काटी जिसका एक सिरा उसने नुकीला कर दिया। फिर उसने पेड़ के तने की सतह पर एक छोटा सा गोल छेद खोदा। इसमें उसने सूखी छाल के कुछ टुकड़े डाले, बारीक बारीक टुकड़े किए। फिर उसने अपनी नुकीली छड़ी की नोक डाली और पेड़ के तने पर बैठकर अपनी हथेलियों के बीच पतली छड़ी को तेजी से घुमाया। कुछ समय बाद उस छोटे से टिंडर के ढेर से एक पतला धुआं उठने लगा और कुछ ही देर बाद पूरा टिंडर आग में बदल गया। छोटी सी आग पर कुछ बड़ी टहनियां और लकड़ियां रखकर टार्ज़न ने जल्द ही मृत पेड़ की बढ़ती हुई गुहा में एक अच्छी खासी आग जला दी। इसमें उसने अपने पत्थर के चाकू की धार घुसाई और जैसे ही वह बहुत गर्म हो गया उसने उसे बाहर निकाल लिया, जिससे पतली धार के पास नमी की एक बूंद लग गई। गीले क्षेत्र के नीचे कांच जैसी सामग्री का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया और छिल गया। इस प्रकार बहुत धीरे धीरे वानर मानव ने अपने आदिम शिकार चाकू पर एक पतली धार लगाने का थकाऊ कार्य शुरू किया। उन्होंने एक ही बार में ये सब करने की कोशिश नहीं की। पहले तो उन्होंने एक 2 इंच की धार हासिल करके ही संतुष्ट हो गए, जिससे उन्होंने एक लंबा लचीला धनुष, चाकू का हैंडल, एक मजबूत डंडा और ढेर सारे तीर काटे। इन्हें उसने एक छोटी सी नदी के किनारे एक ऊंचे पेड़ में छिपा दिया और यहाँ भी उसने एक चबूतरा बनाया जिसके ऊपर ताड़ के पत्तों की छत थी। जब ये सब काम समाप्त हो गए तो शाम होने लगी और टार्ज़न को खाने की तीव्र इच्छा हुई। जंगल में अपनी संक्षिप्त घुसपैठ के दौरान उसने देखा था कि उसके पेड़ से थोड़ी दूर ऊपर की ओर एक बहुत ही उपयोगी पानी का स्थान था, जहां दोनों किनारों की कुचली हुई मिट्टी से यह स्पष्ट था कि सभी प्रकार के जानवर और बड़ी संख्या में पानी पीने के लिए आते थे। भूखा बंदर आदमी चुपचाप इस स्थान पर चला गया। पेड़ों की चोटियों की ऊपरी छत पर वह बंदर की तरह सहजता से झूल रहा था, लेकिन उसके दिल पर भारी बोझ न होता तो वह बचपन की पुरानी आज़ाद जिंदगी में वापस आकर खुश होता। फिर भी उस बोझ के साथ भी वह अपने प्रारंभिक जीवन की उन छोटी छोटी आदतों और तौर तरीकों में ढल गया जो वास्तव में सभ्यता के उस पतले आवरण से कहीं अधिक उसका हिस्सा थे जो बाहरी दुनिया के श्वेत लोगों के साथ उसके पिछले 3 वर्षों के जुड़ाव ने उसके ऊपर हल्के से फैला दिया था। एक ऐसा आवरण जो केवल उस जानवर की क्रूरता को छुपाता था जो वानरों का टार्ज़न था। यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उनके साथी सदस्य उन्हें देख लेते तो वे पवित्र भय से अपने महान हाथ ऊपर उठा लेते। वह चुपचाप एक विशाल वन वृक्ष की निचली शाखाओं पर बैठा था जो पगडंडी पर लटक रही थी।
उसकी पैनी निगाहें और संवेदनशील कान दूर के जंगल में लगे हुए थे, जहां से उसे पता था कि उसका भोजन अभी निकल कर आएगा। नहीं, उसे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। जैसे ही वह अपने आप को एक आरामदायक स्थिति में स्थापित कर पाया, उसकी लचीली, मांसल टांगें उसके नीचे अच्छी तरह से खींची हुई थीं, जैसे तेंदुआ वसंत की तैयारी में अपने पिछले हिस्से को खींचता है। तभी बारा, हिरन, पानी पीने के लिए धीरे धीरे नीचे आया। लेकिन बारा से भी ज्यादा कुछ आ रहा था। सुंदर हिरन के पीछे एक और हिरन आ रहा था, जिसे हिरन न तो देख सकता था और न ही सूंघ सकता था, लेकिन जिसकी हरकतें वानरों के टार्जन को स्पष्ट दिख रही थीं, क्योंकि वानर मानव की घात की स्थिति ऊंची थी। वह अभी तक ठीक से नहीं जानता था कि वह चीज़ किस प्रकार की है जो हिरन से कुछ 100 गज पीछे जंगल में चुपके से चल रही थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि यह कोई बड़ा शिकारी जानवर है जो उसी उद्देश्य से बारा का पीछा कर रहा है जिसके लिए उसे उस तेजतर्रार जानवर का इंतजार करने के लिए प्रेरित किया था। शायद नुमा या शीता नामक तेंदुआ। किसी भी स्थिति में टार्जन को लग रहा था कि उसका भोजन उसके हाथ से फिसल जाएगा, जब तक कि बारा वर्तमान की तुलना में अधिक तेजी से घाट की ओर नहीं बढ़ता। जब ये विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, तभी उसके पीछे से आ रहे किसी शिकारी की आवाज़ हिरन तक पहुंची होगी, क्योंकि अचानक वह चौंक कर एक पल के लिए रुक गया, कांपता हुआ अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फिर तेजी से नदी और टार्जन की ओर भाग गया। उसका इरादा उथले घाट से भागकर नदी की दूसरी ओर भाग जाने का था। उसके पीछे 100 गज की दूरी पर नुमा आया। टार्जन अब उसे बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। नीचे से बंदर आदमी बारा गुजरने वाला था। क्या वह ऐसा कर सकता था? लेकिन जब उसने खुद से सवाल पूछा, तब भी भूखा आदमी चौंके हुए हिरन की पीठ पर अपने बसेरे से कूद पड़ा। अगले ही क्षण नुमा उन दोनों पर आक्रमण कर देगा, इसलिए यदि वानर पुरुष को उस रात या फिर कभी भोजन करना हो, तो उसे तुरंत कार्य करना होगा। जैसे ही उसने हिरन की चिकनी खाल को इतनी तेजी से छुआ कि वह घुटनों के बल बैठ गया, उसने दोनों हाथों में सींग पकड़ लिए और एक ही झटके से हिरन की गर्दन को पूरी तरह से घुमा दिया, जब तक कि उसने महसूस नहीं किया कि उसकी पकड़ के नीचे रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जब वह हिरन को अपने कंधे पर लटकाए हुए था, तो शेर उसके पीछे गुस्से में दहाड़ रहा था और अपने मजबूत दांतों के बीच उसके अगले पैर को पकड़कर अपने सिर के ऊपर झूल रही निचली शाखाओं में से सबसे नजदीक की शाखा की ओर छलांग लगा रहा था। दोनों हाथों से उसने शाखा को पकड़ लिया और जैसे ही नुमा उछला, उसने स्वयं को और अपने शिकार को जानवर के क्रूर पंजों की पहुंच से बाहर खींच लिया। उसके नीचे एक जोरदार धमाका हुआ, जब चकित बिल्ली वापस धरती पर गिर पड़ी, और तब वानरों में से टार्जन ने अपने भोजन को एक ऊंचे स्थान पर सुरक्षित स्थान पर खींच लिया और मुस्कुराते हुए चेहरे से दूसरे जंगली जानवर की चमकती पीली आंखों में देखा, जो नीचे से उसे घूर रहे थे, और ताना मारते हुए अपमान के साथ अपने शिकार के कोमल शव को उस व्यक्ति के सामने दिखाया जिससे उसने उसे ठगा था। अपने कच्चे पत्थर के चाकू से उसने पिछले हिस्से से एक रसदार स्टेक काटा, और जब विशाल शेर उसके नीचे आगे पीछे गुर्राता हुआ टहल रहा था, लॉर्ड ग्रस्टोक ने अपना जंगली पेट भर लिया और उसके विशिष्ट लंदन क्लबों में कभी भी इससे अधिक स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला था। उसके शिकार का गर्म खून उसके हाथों और चेहरे पर लग गया और उसके नथुनों में वह गंध भर गई जो जंगली मांसाहारी को सबसे अधिक प्रिय होती है। और जब उसने खाना खा लिया तो उसने बाकी शव को उसी पेड़ की एक ऊंची शाखा पर छोड़ दिया जहां उसने खाना खाया था, और नुमा को अपने पीछे पीछे चलते हुए, बदला लेने के लिए उत्सुक रखते हुए, वो वापस पेड़ की चोटी पर बने अपने आश्रय में चला गया, जहां वह अगली सुबह सूरज के तेज होने तक सोता रहा।